नमस्कार साथियों, मैं सुशील राजपूत आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है जीके जोश। हमने दोस्त अपने YouTube चैनल पे बहुत सारी वीडियो अपलोड कर रखी है। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ एक बार जाके जरूर देखिए। और यदि आपको लगता है कि वो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब देखिए तो जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो काफ़ी इजी भी है और नंबर भी कवर कराता है। ज्योग्राफी का ही टॉपिक है। अब देखो तो जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा अर्थक्वेक। अर्थक्वेक अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे। इसे हम बोलते हैं भूकंप। इसे हम क्या बोलते हैं? भूकंप बोलते हैं। अब भूकंप के बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहली चीज स्टडी ऑफ अर्थक्वेक क्या होती है। स्टडी ऑफ अर्थक्वेक यानी कि भूकंप के अध्ययन को क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ अर्थक्वेक। स्टडी ऑफ अर्थक्वेक भूकंप का अध्ययन किसके अंदर किया जाता है, किस ब्रांच के अंदर किया जाता है? तो वो ब्रांच कौन सी रहेगी आपकी? वो रहेगी सिस्मोलॉजी। ब्रांच का नाम क्या रहेगा? सिस्मोलॉजी। अब ये सिस्मोलॉजी जो शब्द है ये दो शब्द से मिलकर बना है। एक तो आपको दिखाई दे रहा है सिस्मो प्लस में लॉजी। लॉजी का मतलब आप जानते हो स्टडी के लिए यूज होता है, लेकिन ये जो शब्द है इसका मतलब होता है क्या? वाइब्रेशन। क्या मतलब होता है? वाइब्रेशन। या फिर इसी को हम बोल सकते हैं ओसी ओसिलेशन, या इसी को हम क्या बोलते हैं? ओसिलेशन ऑफ द अर्थ। ऑफ द अर्थ यानी कि हमारी अर्थ के अंदर, हमारी अर्थ के अंदर क्या होना? कंपन। हमारी अर्थ के अंदर क्या होना? कंपन होना। हमारी अर्थ के अंदर किसी भी प्रकार का कंपन होना ही क्या कहलाता है? अर्थक्वेक, भूकंप कहलाता है। अब ये जो भूकंप है सबसे पहले देख लेते हैं इसके कारण कि किस कारण से भूकंप आते हैं। इसके कारण क्या होते हैं, किस कारण से भूकंप आता है? तो यह होता है ड्यू टू प्लेट टेक्टोनिज्म। ड्यू टू प्लेट टेक्टोनिज्म। प्लेट टेक्टोनिज्म को हम हिंदी में बोलते हैं प्लेट विवर्तनिकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेट विवर्तनिकी बोलते हैं। और यहाँ से आपका क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि जो प्लेट टेक्टोनिज्म है इसकी थ्योरी, इसका सिद्धांत किसने दिया था? प्लेट टेक्टोनिज्म सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था गिवन बाय हैरी हेस। हैरी हेस। प्लेट टेक्टोनिज्म का सिद्धांत किसने दिया था? हैरी हेज ने दिया था। अब इस हैरी हेज ने प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में क्या क्या चीजें बताई वो देखिए। आपने पढ़ा होगा कॉन्वर्जेंट के बारे में। कॉन्वर्जेंट, कॉन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन के बारे में। कॉन्वर्जेंट को हम हिंदी में बोलते हैं अभिसारी। क्या बोलते हैं? अभिसारी बोलते हैं। अभिसारी में होता क्या है? यहाँ पे क्या होगा दोस्त, मान लीजिए ये कोई दो प्लेटें हैं। ये क्या है? दो प्लेटें हैं। ये दोनों प्लेटें क्या करेंगी? एक दूसरे से टकरा जाती है। दोनों प्लेटें आपस में क्या करेंगी? ये टकरा जाती है। यानी कि प्लेटों का आपस में टकराना ही क्या कहलाता है? कॉन्वर्जेंट कहलाता है, यानी कि अभिसारी कहलाता है। अब मान लो ये दोनों प्लेट आपस में टकराएंगी तो होगा क्या? जो हल्की प्लेट होगी वो ऊपर उठ जाएगी और जो भारी प्लेट होगी वो नीचे खिसक जाएगी। यानी कि मान लीजिए ये भारी प्लेट है, ये टकराने के बाद क्या होगी? जमीन के नीचे की तरफ खिसक जाएगी। ये जो भारी प्लेट है ये क्या हो जाएगी? जमीन के अंदर खिसक जाएगी। और जैसे ये दोनों प्लेटें टकराएंगी तो इनके बीचों बीच क्या होगा? यहाँ पे ये होगा घर्षण, जिसे हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन। दोनों में क्या होगा? घर्षण होगा। और घर्षण होने के कारण जो तरंगे, जो कंपन पैदा होगा उसी से क्या पैदा होगा? भूकंप, या उसी को हम क्या बोलते हैं? भूकंप बोलते हैं। दो चीजों के टकराने से उनके में क्या हो रहा है? घर्षण होगा। और घर्षण होने से जो कंपन पैदा होगा उसी को हम क्या बोलते हैं? अर्थक्वेक बोलते हैं। अब आपका एक अगला क्वेश्चन और बता देते हैं। जब दो प्लेटें आपस में टकराती है तो एक प्लेट नीचे खिसक जाती है। तो आपका क्वेश्चन आया है कि प्लेटों के टकराने से प्लेटों का नीचे की तरफ खिसकना क्या कहलाता है? जब प्लेटें नीचे की तरफ खिसक जाती है तो उसे बोलते हैं सबडुकेशन।
उसे क्या बोलते हैं, सबडुकेशन बोलते हैं। यानी कि हिंदी में हम बोलते हैं शेपन, इसे हम क्या बोलते हैं, शेपन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शेपन, सबडुकेशन, प्लेटों का नीचे की तरफ खिसकना टकराने के बाद। और हमेशा याद रखना, अब प्लेट नीचे की तरफ खिसकी है तो ये कैसी होगी, हैवी, यानी कि भारी प्लेट होगी। और हमेशा याद रखना, जो ओशियनिक प्लेट होती है वो हैवी होती है एज कंपेरिजन किसके, कॉन्टिनेंट प्लेट के। ओशियनिक प्लेट वो क्या होती है, भारी होती है। भारी होने का कारण क्या होता है, क्योंकि ये बनी होती है बेसाल्ट रॉक से, बेसाल्टिक रॉक्स। ये बेसाल्टिक रॉक से बनी होती है, इसलिए ये क्या होती है, भारी होती है एज कंपेरिजन किसके, कॉन्टिनेंट प्लेट के, यानी कि जिसे हम क्या बोलेंगे, महाद्वीपीय प्लेट के। अब यहाँ पे देखिए दोस्त, आगे चलते हैं, इनके कारण भी भूकंप आता है। नंबर 2 देखिए, नंबर 2 पॉइंट जिसके कारण भूकंप आता है वो है डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट प्लेट मार्जन। इसे हम बोलते हैं अपसारी, इसे हम बोलते हैं अपसारी, वो था अभिसारी। अपसारी में क्या होता है, अपसारी में क्या होगा, मान लीजिए ये क्या है, दो प्लेटें हैं और ये दोनों प्लेटें एक दूसरे से क्या हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी, टूट के क्या हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी। प्लेटों, जब दो प्लेटें आपस में टकराती है तभी भी क्या आता है, भूकंप आता है। और जब दो प्लेटें आपस में अलग होती है तभी भी क्या आता है, भूकंप आता है। अब तीसरा पॉइंट समझिए वो कौन सा रहेगा, आपका थर्ड पॉइंट रहेगा जिसके कारण भूकंप आते हैं, वो रहेगा ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स प्लेट मार्जन। ट्रांसवर्स प्लेट मार्जन, जो ट्रांसवर्स प्लेट मार्जन होता है इसे हम बोलते हैं सरक्सी प्लेट। क्या बोलते हैं, सरक्सी प्लेट मार्जन। इसमें होता क्या है, मान लीजिए ये दो प्लेटें हैं, ये क्या है, दो प्लेटें हैं, न तो ये प्लेटें एक दूसरे से टकराएंगी न एक दूसरे से दूर जाएंगी। ये प्लेटें क्या होंगी, इनके अंदर फ्रिक्शन तो होगा लेकिन कैसे होगा, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। जब दो प्लेटें एक दूसरे से टकराती है, अलग होती है या ऊपर नीचे होती है, तब क्या आते हैं, भूकंप आते हैं, तब क्या आते हैं, भूकंप आते हैं। इसके अलावा फोर्थ अगर रीजन आप देखना चाहो तो आपका रहेगा जो रेलवे ट्रैक होता है, रेलवे ट्रैक, रेलवे ट्रैक के कारण भी क्या आते हैं, भूकंप आते हैं। मान लो आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हो और आपके पास से क्या जा रही है, कोई रेल पास हो रही है, तो आपने देखा होगा जो रेलवे स्टेशन होता है वो क्या होता है, वाइब्रेट होता है। और मैंने बताया किसी भी चीज़ का वाइब्रेट होना यानी कि कंपन होना क्या कहलाता है, भूकंप कहलाता है। तो इसके कारण भी क्या आते हैं, भूकंप आते हैं। इसके अलावा फिफ्थ पोर्शन अगर टॉप यानी कि फिफ्थ पॉइंट आप डिस्कस करना चाहो वो आपका रह जाएगा क्या, डैम। ज़्यादा मात्रा में जो डैम बनाए जाते हैं उसके कारण भी क्या आते हैं, भूकंप। अब ज़्यादा मात्रा में डैम बनने से भूकंप क्यों आते हैं वो देखिए। डैम में क्या किया जाता है, पानी को स्टोर करके रखा जाता है। मान लीजिए कोई डैम है और इसके अंदर क्या कर रखा हमने, पानी, पानी को स्टोर करते हैं। अब जितना ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे पानी स्टोर होगा तो इसके नीचे जो प्लेट है उसके ऊपर क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा। जिस प्लेट के ऊपर हम पानी स्टोर कर रहे हैं इसके ऊपर क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा। प्रेशर ज़्यादा होने से वो प्लेट क्या होगी, खिसकेगी, या तो वो नीचे की तरफ खिसकेगी या साइड में खिसकेगी, है ना, या तो साइड में खिसकेगी या फिर वो नीचे की तरफ खिसकेगी। और जैसे प्लेट खिसकेगी उनके बीच क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन होने से क्या होगा, वाइब्रेट होगा। वाइब्रेशन होने से क्या होगी, अर्थक्वेक यानी कि भूकंप आएगा। ये पॉइंट थे जिनके कारण क्या आते हैं, भूकंप पैदा होते हैं। अब डिस्कस करते हैं भूकंप के बारे में, कैसे क्या रहेगा आपका। देखिए मान लीजिए ये क्या आपकी अर्थ, ये क्या भैया आपकी अर्थ। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, देखिए ये तो क्या हो गया, सेंटर वाला पॉइंट हो गया, ये बिल्कुल अर्थ का सेंटर है। लेकिन जो भूकंप होता है वो कभी भी सेंटर से स्टार्ट नहीं होता, वो होता है इसके ठीक ऊपर से, यानी कि सरफेस और सेंटर के बीचों बीच किसी भी जगह से स्टार्ट हो जाएगा क्या, भूकंप। जिस पॉइंट से भूकंप स्टार्ट होता है इस पॉइंट को हम बोलते हैं हाइपोसेंटर, हाइपोसेंटर। जिस पॉइंट से भूकंप स्टार्ट होता है यानी कि इसे हम बोलेंगे ओरिजिन पॉइंट ऑफ अर्थक्वेक, ओरिजिन पॉइंट ऑफ, ओरिजिन पॉइंट ऑफ अर्थक्वेक। जिस बिंदु से भूकंप स्टार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोसेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोसेंटर। अब यहाँ से भूकंप स्टार्ट होगा तो क्या होंगी, वेव पैदा होंगी। क्या होंगी, भूकंपीय वेव पैदा होंगी। अब ये वेव ऐसे चारों तरफ फैलना स्टार्ट करेंगी और जिस पॉइंट पे भूकंप आया है उसका जो सबसे नियरेस्ट सरफेस होगा,
क्या होगा, नियरेस्ट सरफेस होगा। इस पॉइंट को हम बोलेंगे एपिसेंटर, इस पॉइंट को हम बोलेंगे एपिसेंटर, यानी कि हिंदी में इसे बोलते हैं अधिकेंद्र, अधिकेंद्र। ये क्या है, वो नियरेस्ट पॉइंट है जहां से भूकंप स्टार्ट हुआ है। अब इसके साथ में और डिस्कस करते हैं। मैंने आपको बताया कि जैसे भूकंप आता है तो क्या पैदा होती है, सिस्मिक वेव, सिस्मिक वेव, यानी कि भूकंप आएगा तो क्या पैदा होंगी, भूकंपीय तरंगे, भूकंपीय तरंगे पैदा होंगी। अब ये भूकंपीय तरंगे पैदा होंगी तो सिंपल सी बात क्वेश्चन आता है कि इनको रिकॉर्ड किस में किया जाता है, क्या पूछता है, रिकॉर्ड किस में किया जाता है, तो रिकॉर्ड किया जाता है सिस्मिक ग्राफ में या सिस्मोग्राफ, इसको रिकॉर्ड किया जाता है किसमें, सिस्मोग्राफ में। यहीं से आपका क्वेश्चन आता है कि जो सिस्मोग्राफ है जिसके अंदर हम भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड करते हैं, इसकी खोज किसने की, इसकी खोज यानी कि इन्वेंशन किसने किया, वो किया था जॉन मिलेन, जॉन मिलेन ने किया था। कब, 1880 में, 1880 में। अब ये जो भूकंपीय यानी कि सिस्मोग्राफ जो लगा रखे हैं इंडिया के अंदर, वो कितनी जगह पे लगा रखे हैं, 5 प्लेस। इंडिया के अंदर 5 ऐसी जगह है जहाँ पे सिस्मोग्राफ लगा रखे हैं। वो 5 जगह कौन कौन सी है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आ चुका है। तो वो 5 जगह कौन कौन सी है उसे याद रखने के लिए आपके सामने एक सिंपल सी ट्रिक है। ट्रिक क्या है, पूनम मुझको दिल दे दो, पूनम मुझको दिल दे दो। पूनम से बनेगा पूना, क्या बनेगा, पूना। मुंह से आपका बनेगा मुंबई, मुंह से आपका बनेगा मुंबई। दिल से आपका बनेगा दिल्ली। यहाँ पे क्या लगा रखे हैं आपके, सिस्मोग्राफ लगा रखी है। देश से आपका बनेगा देहरादून, देहरादून। आपके 5 हो गए, 1 2 3 4, एक बच गया। को से आपका बनेगा कोलकाता, को से आपका क्या बनेगा, कोलकाता बनेगा। ये 5 वो प्लेस है जहाँ पे आपकी क्या लगाई गई है, सिस्मोग्राफ लगाई गई है, और यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। अब बात कर लेते हैं किसकी, सिस्मिक वेव की। जो सिस्मिक वेव भूकंपीय तरंगे आती है वो कितने टाइप्स की आती है, 3 टाइप्स की। जो भूकंप आने पर भूकंपीय तरंगे पैदा होती है वो कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की पैदा होती है। वो 3 टाइप कौन कौन सी रहेगी वो देखिए। एक तो होती है आपकी प्राइमरी, नंबर 1, जिसे हम बोलते हैं प्राइमरी वेव, प्राइमरी वेव, यानी कि इसे हम बोलेंगे प्राथमिक तरंगे, प्राथमिक, प्राथमिक तरंगे, इन्हें हम क्या बोलेंगे, प्राथमिक तरंगे। दूसरा आपका आएगा सेकेंडरी वेव, सेकेंडरी वेव, इन्हें हम बोलेंगे द्वितीय तरंगे। और तीसरा आपका रहेगा लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल वेव, इन्हें हम बोलेंगे लंबी तरंगे, इन्हें हम क्या बोलेंगे, लंबी तरंगे। यहां से क्या क्वेश्चन आया वो देखिए। जो पहली होती है प्राइमरी वेव, ये तीनों स्टेज में चलती है, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों स्टेज में चलती है। लेकिन सेकंड की बात करें तो सॉलिड, लिक्विड, और जो लंबी की बात करें तो ये चलती है केवल सॉलिड। ये किस में चलती है, केवल सॉलिड में चलती है। किस में चलती है, सॉलिड, यानी कि ठोस में चलती है। अब यहाँ पे देखो स्पीड की बात कर लेते हैं। अब अगर मैं बात करता हूँ जो प्राइमरी वेव होती है इनकी स्पीड कितनी होती है, ये चलती है 8 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से। 1 सेकंड में 8 किलोमीटर तक कवर करती है कौन सी, प्राइमरी वेव, प्राथमिक तरंगे। दूसरी आपकी जो सेकेंडरी रहती है ये चलती है 4.5 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से, और ये चलती है 3 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से। यानी कि क्वेश्चन आता है कि सबसे तेज तरंगे कौन सी होती है, प्राइमरी, और सबसे धीमी तरंगे कौन सी होती है, लॉन्गिट्यूडनल। आपका ये क्वेश्चन आ चुका है। ये क्या होती है, सबसे धीमी तरंगे, सबसे धीमी तरंगे वो कौन सी होती है, लॉन्गिट्यूडनल, लंबी तरंगे होती है। लेकिन याद रखना ये कैसी होती है, सबसे ज़्यादा हार्मफुल भी होती है, हार्मफुल। ये क्या होती है, सबसे ज़्यादा हानिकारक होती है। ये सबसे ज़्यादा क्या होती है, हानिकारक होती है। सबसे ज़्यादा क्या होती है, हानिकारक होती है। अब देखो दोस्त, प्राइमरी वेव के बारे में मैंने बताया कि ये तीनों में चलती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। गैस का एग्जांपल देता हूँ। जब ये
भूकंप आता है तो आपके इन्वायरमेंट एटमॉस्फेयर के अंदर एक गैस रिड्यूस होती है, पैदा हो जाती है, जिसका नाम क्या रहेगा? रेडोन गैस। जो रेडोन गैस है ये क्या होती है? आपके इन्वायरमेंट के अंदर प्रेजेंट हो जाती है, पैदा हो जाती है। ये मैं बता चुका हूँ सबसे हार्मफुल होती है। अब ये हार्मफुल क्यों होती है वो भी डिस्कस करते हैं। मान लीजिए ये क्या आपकी अर्थ है और इस पॉइंट से क्या होता है? आपका भूकंप स्टार्ट होता है। तो याद रखना दोस्त, जो सीधी वेव चलती है ये तो कौन सी होती है? प्राइमरी। प्राइमरी वेव ऑलवेज कैसे चलेंगी? बिल्कुल स्ट्रेट चलेंगी, सीधी चलेंगी। लेकिन जो सेकेंडरी वेव होती है वो कैसे चलती है? जिंग जैंग की शेप में। ये आपकी होगी सेकेंडरी। अब बात कर लेते हैं लॉन्गिट्यूडनल। ये आती है आपके सरफेस पे। मैंने बताया किसमें आती है? केवल सॉलिड में। तो ये कहाँ पे आती है? आपके सरफेस पे आती है। और सरफेस पे क्या बनी होती है? आपकी बिल्डिंग्स। सरफेस पे क्या बनी होती है? आपकी बिल्डिंग्स बनी होती है। सरफेस पे क्या बनी होती है? बिल्डिंग्स। और बिल्डिंग्स में हलचल होने के कारण होगा क्या? ये नीचे गिर जाती है, जिससे क्या होता है? सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। हमेशा जो नुकसान करने वाली वेव होती है वो कौन सी होती है? लॉन्गिट्यूडनल, यानी कि लंबी तरंगे होती है। अब इसके साथ में कुछ पॉइंट और बचे हैं बिल्कुल छोटे से, वो देखिए क्या रहेंगे। अब क्वेश्चन आता है दोस्त, बात कर लेते हैं इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, इसे हम बोलेंगे भूकंप की तीव्रता। जो भूकंप की तीव्रता होती है वो किस में मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए हम दो स्केल्स का यूज करते हैं। कितने स्केल्स का यूज करते हैं? दो। एक तो आपने सुन रखा होगा रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल, जो रिएक्टर स्केल है इसकी जो डिस्कवरी की थी वो चार्ल्स रिएक्टर ने की थी। और इसी के द्वारा हम मापते हैं कि जो कंपन हो रहा है वो किस स्पीड से हो रहा है। रिएक्टर स्केल को डिनोट करते हैं 1 से 9 तक। अगला क्वेश्चन आया है आपका कि जो रिएक्टर है ये एक्चुअल में है क्या? ये एक लघु गणक है। लघु गणक, ये क्या है? एक लघु गणक। इंग्लिश में इसे बोलते हैं लोंगरी लोंगरीथर्मिक। ये क्या है? एक लोंगरीथर्मिक यानी कि लघु गणक है। बचा कौन सा आपका? सेकेंडरी, वो रहेगा मरकली। मरकली में भी क्या करते हैं? इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक को मापा जाता है, लेकिन इसमें हम मापते हैं नुकसान को, कि जो भूकंप आया है उससे कितना नुकसान हुआ है। नुकसान को हम किस में मापते हैं? मरकली में मापते हैं। अब इसके अलावा आखिरी पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं आपका विस्तार। विस्तार यानी कि फैलाव। सबसे ज्यादा भूकंप कहाँ पे आते हैं? सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं पैसिफिक ओशियन में। पैसिफिक ओशियन में सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। फिर इसके बाद में सेकंड नंबर पे आते हैं न्यू फोल्डिंग माउंटेन। न्यू फोल्डेड माउंटेन, यानी कि आप हिमालय भी लगा सकते हो, जो कि किस में आता है? न्यू फोल्डेड माउंटेन का एग्जाम्पल है। इसके बाद थर्ड रहेगा ईस्टर्न अफ्रीकन वैली। ईस्टर्न अफ्रीकन वैली, यानी कि इसे हम बोलेंगे पूर्वी अफ्रीकन घाटी में भी क्या आते हैं? भूकंप आते हैं। जो पैसिफिक ओशियन है इसमें वोल्केनो, याद रख लेना दोस्त, आपका वोल्केनो, यानी कि सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी भी इसी में आते हैं और सबसे ज़्यादा भूकंप भी इसी में आते हैं। किसमें? पैसिफिक ओशियन में। और देखो सबसे ज़्यादा वोल्केनो, ज्वालामुखी आने के कारण इस पैसिफिक ओशियन को जाना जाता है किस नाम से? रिंग ऑफ फायर के नाम से। रिंग ऑफ फायर, इसे आग का छल्ला कहा जाता है। आग का छल्ला, आग का छल्ला, आग का छल्ला कहा जाता है किसको? पैसिफिक ओशियन को। किसके कारण? क्योंकि इसके अंदर क्या आते हैं? सबसे ज्यादा वोल्केनिज्म आते हैं। और इसी के साथ में देखिए दोस्त कुछ फैक्ट बताता हूं आपके। अब तक का जो सबसे तेज भूकंप है वो आया था 22 मई 1966 को। कहाँ पे आया था? चिली के अंदर। और ये था 9.5 रिएक्टर। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ 26 दिसंबर 2004 को आया था। कहाँ पे? इंडिया श्रीलंका वाले एरिया में। इंडिया श्रीलंका वाले एरिया में, यानी कि मालदीव में। यहाँ पे था 9.3 रिएक्टर। 9.3 रिएक्टर। और अगर मैं बात करता हूँ 2019 का, जो अभी पीछे आया था, ये आया था पीओके में। और पीओके में आपने देखा था कितना बुरा हाल कर दिया था। जो रोड है वो बिल्कुल बीचों बीच से फट गया था। और यहाँ पे पता है कितने रिएक्टर भूकंप आया था? वो आया था 5.8 रिएक्टर। तो आप सोच सकते हो कि 5.8 रिएक्टर में इतना बुरा हाल हुआ था, तो इस सिचुएशन में कितना बुरा हाल हुआ होगा। और इसी के साथ में दोस्त अपने शब्दों को विराम देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।